नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है फिरोजाबाद, थाना है टूंडला, तारीख थी 10 जून 2023। मैंने जैसा बताया कि हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। टूंडला थाना क्षेत्र में जिस गांव की ये घटना है, वो गांव का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी। उसकी पहचान न हो, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो ये है कि ऐसी सूचना जिसके आधार पर पीड़िता की पहचान हो सके, ये सार्वजनिक नहीं करनी है। बहरहाल जब फ़ोन 112 यानी कंट्रोल रूम और थाने पर गया, उसमें ये बताया गया कि फलां लड़की जो नाबालिग है, उसका शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर चरी के खेत में मिला है। चूंकि इस तरह की सूचनाएं गंभीर होती हैं, पुलिस बहुत ऐसी घटनाओं को लेकर झेल चुकी है, लिहाजा पूरी टीम थाने की मौके पर पहुंच गई। हेडक्वार्टर को बता दिया गया कि एफएसएल की टीम, फील्ड यूनिट, क्राइम ब्रांच, इन सब को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। जब थानाध्यक्ष और पुलिस वहां पहुंची तो ये देखा कि लड़की के शव पर कपड़े नहीं थे। उसका दुपट्टा उसके मुंह में ठूसा हुआ था और ऐसा लगता था कि उसके गले उसका गला दबाकर हत्या की गई है। घटना गंभीर थी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जल्दी से शव को वहां से हटाने के लिए जल्दी पुलिस ने पंचनामा किया। शव की पहचान हो ही गई थी, उसे फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये बात थी शाम की कोई 6-6:30 बजे की। शव मोर्चरी में पहुंच गया। अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये पता लगा कि शव के साथ यानी बच्ची के साथ बहुत वीभत्स दुष्कर्म हुआ है और उसके साथ बहुत ही, जिसको वो कहते हैं, भयानक वारदात उसके साथ हुई है। गले, पेट, पीठ और पैर पर चोट के निशान थे। मुंह में कपड़ा भरा हुआ था, नाक और मुंह से झाग निकल रहा था। पूरे शरीर पर रगड़ और खरोंच के निशान थे। सिर पर भी घाव था। दोनों होंठ काटे गए थे। बहरहाल थोड़ी देर में ही ये पता लगा कि यहाँ पर शाम को 2 लड़के राहुल और सौरभ देखे गए थे। ये भी बताया गया कि राहुल अपने दोस्त पवन के साथ यहाँ पहले भी कई बार देखा गया है। पुलिस ने दौड़ लगाई और 2 दिन के भीतर ही राहुल और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो दोनों किसी तीसरे की बात करते रहे। नाम जानते थे लेकिन नाम नहीं बताया। पुलिस को जो साक्ष्य मिले उससे, जैसे उनकी लोकेशन, उनका वहाँ देखा जाना, सुबह 8 बजे एक भागवत गांव में हो रही थी, वहाँ पर भी उनका देखा जाना, तो पुलिस को पूरा शक हो गया कि हो न हो ये वही हैं। जब
एक के बाद एक साक्ष्य राहुल और सौरभ की तरफ इशारा करने लगे तो पुलिस ने उनके साथ सख्ती की। उनका रंगारंग कार्यक्रम हुआ। तमाम वाद्य यंत्र प्रयोग किए गए और बहुत ज़्यादा देर वो टिक नहीं सके। सौरभ, जो दरअसल पवन का दोस्त था, और राहुल सौरभ का दोस्त था। पवन राहुल को नहीं जानता था, वो सौरभ को ही जानता था। सौरभ ने बताया कि पवन और ये छात्रा लंबे समय से इनका प्रेम संबंध था, काफी लंबे समय से। छात्रा, उसका ये कहना है सौरभ का, कि छात्रा मेरे ही फोन से सौरभ से बात किया करती थी। पवन जब भी उस छात्रा से मिलने आता था, मैं उसके साथ होता था, मैं दोनों के मिलने का इंतज़ाम करता था। ऐसा काफ़ी समय से चलता रहा। मुझे ऐसा लगता था कि पवन छात्रा के साथ बहुत सीरियस है, लेकिन बहुत हाल में हफ्ते 10 दिन से उसकी भाषा बदली हुई थी और वो छात्रा के बारे में कई उल्टी सीधी बातें भी मुझसे करता था। उसने बताया बात 3 जून की है। 3 जून को शाम को पवन मुझसे मिलने आया और उसने बताया कि हमने आज उस अपनी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जो कुछ भी कहा करता होगा, उससे आज मैंने संबंध बना लिए। राहुल ने कहा कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो। उसने फिर उसके बारे में तमाम डिटेल बताई। राहुल ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसने कहा ठीक है, अपनी आंखों से देख लो। पवन ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और छात्रा और पवन के अंतरंग क्षणों की, उस चरी के खेत के अंतरंग क्षणों की कई फोटोग्राफ और 3-4 वीडियो भी उसे दिखा दिए। सौरभ कहता है कि ये वीडियो और फोटो देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि ये फ़ोटो और वीडियो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र कर दो, और कसम खाई कि मैं इसे देखने के बाद, इत्मीनान से देखने के बाद डिलीट कर दूंगा। पवन ने फौरन वो सारे फ़ोटो और वीडियो सौरभ के मोबाइल फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर दिए। मोबाइल लेकर वो घर आ गया। घर पर उसने कई बार देखने के बाद उसकी नीयत भी खराब हो गई। उसके दिमाग में ये आया कि यही वीडियो और फोटो दिखाकर मैं भी उसको एक्सप्लॉइट करूंगा। उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। मैंने ये कह के, क्योंकि हमेशा उसी फ़ोन से वो बात करता था और कहता था कि पवन ने आज शाम को आने के लिए कहा है, फलां जगह आ जाओ। छात्रा जैसा हमेशा इसके कहने पर आती थी, वो आ गई कि पवन आएगा और मिलेगा। वहां पर सौरभ ने उसे वो सारी फोटो और वीडियो दिखा दी और उससे कहा कि मेरे साथ भी अगर संबंध नहीं बनाओगी तो ये सबसे पहले तुम्हारे परिवार में फ़ोटो और वीडियो भेजूंगा, फिर पूरे गांव को भेज दूंगा। तुम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। ये बात सुनकर वो डर गई और वहाँ से वो भाग गई। फिर मैं उसे बार बार यही बताकर परेशान करने लगा। मुझे लगा कि शायद मुझे अकेला समझकर वो मुझे इग्नोर कर रही है। मैंने अपने दोस्त राहुल से सारी बातें शेयर की और उसके साथ मिलकर उसे छेड़ने लगे, गंदे इशारे करने लगे और बार बार बुलाकर संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। ऐसा सौरभ ने अपने इकबालिया बयान में, जो केस डायरी में अंकित है,
उसमें वो बताने लगा। लेकिन वो हर बार बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती थी। सौरभ ने कहा कि फिर मुझे लगने लगा कि ये मुझे गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके बाद उसे मैंने 9 जून को गांव में ही होने वाली भगवत कथा में बुलाया। वो सुबह 8 बजे मुझसे मिलने आई। मैंने उससे कहा कि देखो, आज का दिन अंतिम दिन है, लास्ट दिन है। इसके बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, और अगर आज तुम नहीं आई तो मैं ये फ़ोटो और वीडियो सबसे पहले तुम्हारे भाई के पास भेजूँगा, फिर तुम्हारी एक बहन है उसके पास भेजूँगा, और रात भर में ये पूरे गांव के मोबाइल नंबर पर चली जाएगी। ये कहकर मैंने उसे चरी के उसी खेत में, जहां मैं पवन के साथ उससे मिलने के लिए मैंने बुलाया था, वहीं पर बुला लिया। उसने समय पूछा। मैंने भी, सौरभ कहता है कि मैंने भी 3 से 4 के बीच का समय दे दिया। उसके बाद वो घर चली गई। मैंने अपने दोस्त राहुल को बुलाया और राहुल से कहा कि आज वो मिलने जरूर आएगी, तुम मेरे साथ चलना, वरना तुम मेरे साथ मत चलना, वरना वो मेरे साथ भी नहीं चलेगी। गाड़ी को कहीं बाहर खड़ी कर देना, पहले तुम अंदर जाकर कहीं छिप जाना, उसके बाद मैं उसे जहाँ लेकर जाऊँ वहाँ आ जाना। ये सब बात राहुल से करके मैं फिर समय का इंतज़ार करने लगा, और करीब 2 बजे मैं चरी के उस खेत में बताई हुई जगह पर पहुंचकर उसका इंतज़ार करने लगा। करीब 2:30 बजे वो आ गई। मैं उसको लेकर चरी के खेत में चला गया। वहाँ मैंने उससे पहले बात की, फिर उसे फ़ोटो और वीडियो दिखाकर धमकाते हुए संबंध बनाने के लिए कहा, पर वह मना करने लगी। उसने साफ इनकार कर दिया और मैं दबाव बनाता रहा। इसी बीच राहुल, मेरा दोस्त जो वहीं छिपा हुआ था, उसको लगा कि बात शायद बिगड़ रही है। वो वहाँ पर मौके पर आ गया। उसको देखते ही वो लड़की भागने लगी। दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया, और जिसके कारण उसके सिर पर चोट आ गई। फिर वो उठने लगी, भागने की कोशिश करने लगी, फिर मारपीट की। तब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसके दुपट्टे को उसके मुंह में भर दिया। उसके बाद से बारी बारी दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव घनी झाड़ियों में डाल दिया ताकि उसे कोई देख न पाए। उसके बाद मौके से भाग गया। उन दोनों ने जब ये बात बताई पवन की, तो पवन को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले आई। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा, एसपी सिटी फिरोज़ाबाद सर्वेश मिश्रा ने प्रेस करके, चूँकि हल्ला बहुत मचने लगा, प्रेस वालों को बुलाकर उनको बताया कि हमने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनके फ़ोन को चेक किया गया। 2 लोगों के फ़ोन में जो आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो थे, उन्हें फ़ोन से डिलीट करा दिया गया है। बाकी कुछ पहले से डिलीट किए हुए फ़ोटो और वीडियो को फ़ोटो रिकवरी या मोबाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर से उसको निकाल कर देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं और कोई फ़ोटोग्राफ या वीडियोग्राफ इन लोगों के पास हो जो इन्होंने इस फ़ोन से डिलीट कर दिया। बहुत गंभीर घटना थी ये। मैंने बताया कि हालिया थी और बड़ी लोमहर्षक और बहुत ही विभत्स घटना थी। आज की घटना देखिए, आज की घटना किसी लड़की के ब्लैकमेल किए जाने की पराकाष्ठा है। लड़की का गुनाह इतना था कि वो जिसके साथ सालों से संबंध में थी, उसके साथ के अंतरंग क्षणों को उसने
रिकॉर्ड करने दिया। उसने फ़ोटो क्लिक करने से मना नहीं किया या मना नहीं कर सकी। सिर्फ इतना ही उसका गुनाह था। लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये अंतरंग वीडियो या फोटोग्राफ कई हाथों में उसी दिन पहुंच जाएंगे। लड़की विश्वास और धोखे के बीच का जो बहुत बारीक अंतर होता है उसे समझ नहीं पाई और धोखा खा गई। लंबे समय से संबंधों को शादी में बदले जाने के सपनों में जीने लगी कि अब तो शादी ही होनी है, फोटो खींच भी लेगा तो क्या फर्क पड़ना है। उसे यकीन था कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे। और वो इतने लंबे समय से चली जा रही थी कि उसको जरा सा भी आभास नहीं था कि वो चली जा रही है। ये वही इंटरनेट और सोशल मीडिया के छलावे में ये लड़की भी ये भूल गई कि वो अभी नाबालिग है और न तो शरीर मैच्योर हुआ है न ही उसका दिमाग मैच्योर हुआ है। और आरोपियों ने इसी का फ़ायदा उठाया कि ये समझ नहीं पा रही है और कोई रोक टोक नहीं कर रही है। पवन लंबे समय से उससे प्रेम का दिखावा कर रहा था पर उसकी नीयत में खोट था और वो उस समय का इंतज़ार कर रहा था कि जब सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और एक बार कैमरे में सब चीज़ें आ जाएं, फिर बिना शादी के वो अपना उल्लू सीधा करता रहेगा वीडियो और फोटो दिखा कर। ये उसकी नीयत थी। जैसे ही उसको ये मौका मिला वैसे ही उसने अपना रंग दिखा दिया और ये बच्ची बेचारी जान से गई। सोशल मीडिया, चैटिंग ऐप, इंटरनेट कॉलिंग, इंटरनेट वीडियो कॉलिंग, लड़का हो या लड़की हो, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बेड़ा गर्क कर रखा है। मतलब बात थोड़ी सी आगे बढ़े नहीं, मिले, डीपी की फ़ोटो देखी, हाय हेलो हुआ, एक दूसरे के बारे में जानकारी करने की कोशिश की, सच्ची या झूठी जानकारी मिली, बात थोड़ा सा आगे बढ़ी कि कैमरे पर कपड़े उतारने से गुरेज नहीं है किसी को भी, लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़की की नीयत खराब हुई तो लड़का ब्लैकमेल होगा और अगर लड़के की नीयत खराब हुई तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। अब ये नहीं समझ में आता है कि क्यों ऐसा करने में लगे हैं युवक युवती। एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट के इस माया जाल में वो क्यों फंसते जा रहे हैं, क्या वजह है। कोई सोशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आगे पीछे सोचने की शक्ति नहीं है। आप ये मान के चलिए कि कोई कितनी भी कसम खाए कि फ़ोटो वीडियो डिलीट कर दूंगा, डिलीट करने की बात करे, पर वो उसे कभी डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि एक अदालती शब्द है कि ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आए। इसका मतलब ये है कि ये इसलिए रखा है कि ताकि ये सबूत रहे और जब कभी ज़रूरत पड़े तो काम आए, यानी सनद रहे और वक्त पर काम आए। इसीलिए वो कभी न डिलीट करेगा उसे, बल्कि सेव करके कहीं डिस्क में और डाल देगा। ये फ़ोटो और वीडियो अगर किसी ने सेव करके रखा है, कसम खाने के बाद भी डिलीट नहीं किया है, तो आप मान के चलिए कि वो उसका गलत इस्तेमाल ही करेगा। एक घटना आपको मैं 1997 की बताता हूँ। मैं STF में था। लखनऊ में एक बड़ा मर्डर हुआ।
बहुत बड़ा मर्डर हुआ, हड़कंप मच गया। एसटीएफ को इसकी जांच पड़ताल दी गई। थोड़े दिनों में मुलजिम पकड़ लिया गया, अपराधी जिसने मारा था पकड़ लिया गया, लेकिन हत्या पिस्टल से हुई थी। आला कत्ल यानी पिस्टल बरामद नहीं हो रहा था। जिला पुलिस और हम लोगों ने एसटीएफ में जितनी भी अकल लगा सकते थे, जितने भी जतन कर सकते थे, लेकिन नहीं बरामद हो पाई। तब कहीं से दिमाग लगाया गया कि इसके लॉकर भी होंगे, क्यों न इसके लॉकर्स को एक बार खोल के दिखवाया जाए। अदालत में एप्लीकेशन दी गई, 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली। पुलिस कस्टडी रिमांड पे लाया गया, लाके उसके 4 लॉकर थे, चारों लॉकर को खुलवाया गया उसकी प्रेजेंस में, और एक लॉकर में वो पिस्टल भी मिली जो कागज पत्तर के बीच में छिपा कर रखी गई थी। बड़ी मात्रा में कागज थे उसमें, जमीनों के कागज थे, जायदाद के कागज थे और तमाम तरह के कागज थे। तो जब पिस्टल मिल गई तो ये हुआ, सारे कागज और ये पिस्टल और जो कार्टिज है उसमें वो लेके हेडक्वार्टर चलते हैं, वहाँ एक एक करके देखा जाएगा, शायद इसमें हमको मोटिव का पता लग सके। मतलब कागजी रूप में यानी लिखा पढ़ी में हमें मोटिव का पता लग जाएगा अगर इसकी कायदे से पड़ताल करेंगे। बहरहाल आला कत्ल पिस्टल और वो कागज पत्तर हेडक्वार्टर पर लाए गए। उसी में एक एल्बम मिला। पहले सिंगल फ़ोटो के एक एक एल्बम होते थे जिनमें एक एक फ़ोटो आप डाल दीजिए, ऐसे करीबन 50 फ़ोटो उसमें थे। उसको खोला गया तो उसमें एक से एक चित्र थे। मुलजिम से पूछा गया कि भाई, और बहुत ही आपत्तिजनक चित्र थे। उसने कहा साहब ये मेरी पत्नी है, मेरी पहली पत्नी है, अब उसका तलाक हो गया है, ये उसके साथ मेरी फ़ोटोग्राफ है, शादी के तुरंत बाद की, लेकिन बहुत ही अंतरंग फोटोग्राफ थी। तीसरा आदमी कोई, यानी पति पत्नी के अलावा कोई तीसरा देखेगा तो इन फोटोग्राफ्स को वो अश्लील या अश्लीलता की श्रेणी वाला फोटोग्राफ मानेगा। अब फोटोग्राफ मिले, 50 थे, मुलजिम वहीं मौजूद था, तो देखने की होड़ लग गई सिपाहियों में। इन्होंने देखा, 4 उन्होंने देखा, 5 उन्होंने देखा, और उसको रिमांड ख़त्म हो रहा था, वापस जेल में दाखिल करने की जल्दी थी। बाकी सब लोग उसी में लगे रहे। इसी बीच में उनमें से कुछ फ़ोटो कहीं से कई हाथों में गुजरते हुए प्रेस वालों के पास पहुंच गई। उसने बता दिया था पहली बीवी के साथ कि ये फ़ोटोग्राफ है, मेरा तलाक हो चुका है, उसकी दूसरी शादी हो चुकी है। तो जिनके हाथ में ये फ़ोटोग्राफ प्रेस वालों के पहुंची, उन्होंने भी इसकी कलर्ड फ़ोटो कराई और बांट दी। पहली पत्नी को फ़ोन जाने लगे कि आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिली हैं, हम अखबार में छापने वाले हैं। वो महिला बेचारी अपने घर वालों को लेकर अखबारों के दफ्तर भटकती रही कि साहब रात गई बात गई, ये हमारे पहले जो शौहर थे ये उनके साथ की फ़ोटोग्राफ हैं, पति पत्नी जब हम लोग थे तब की फ़ोटोग्राफ हैं, इसको क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है, क्यों उसको छापने की बात कह के। बहरहाल वो महिला बहुत परेशान हुई, बड़ा पैसा दिया उसने, लेकिन वो फ़ोटोग्राफ थे कि उसका पिंड नहीं छोड़ रहे थे, और कई महीने बाद उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मुकदमा लिखा गया, तमाम तलाश हुई कि आखिरकार ये किसके किसके पास थी, किसने किसने फ़ोन किया, किसने किसने इसको ब्लैकमेल किया। होना जाना कुछ नहीं था, आप जानते होंगे, क्योंकि फिर किसी ने परसू ही नहीं किया। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि आप पति पत्नी हैं, आपके अंतरंग क्षणों की बात है, उसकी फ़ोटो इतना संजो के क्यों रखी गई? क्या ज़रूरत है इसकी? किसको दिखाना चाहते थे आप? कौन सी अदालत ये फ़ोटो सबूत के तौर पर मांग रही थी? इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आपके पास इस तरह की फ़ोटोग्राफ, देखिए दूसरे से किसी से मतलब नहीं है, पति पत्नी की ही हो आपकी अपनी, लेकिन ऐसी कोई फ़ोटोग्राफ, उस समय ऐसे क्षणों में लोग कभी कभी ऐसी गलती करते हैं
की फ़ोटोग्राफ लेके रख लिया हो। अगर है तो उसे और ऐसी फ़ोटोग्राफ है जिसको कोई बाहरी व्यक्ति देखकर अश्लील कह सकता है, उसे फ़ौरन नष्ट कर दें, जला दें। क्योंकि अगर किसी गलत हाथ में ये फ़ोटो पड़ गई तो आप ये मान के चलें कि अर्थ का अनर्थ निकाला जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।